कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दूसरी पद्धति पढ़ेंगे हम। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दूसरी पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति। तो चलिए देखते हैं हम कि इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों के नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो देखिए, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों को उनके सरल यौगिकों का व्युत्पन्न माना जाता है। ठीक है, जो भी सरल यौगिक हैं उनके व्युत्पन्न मानकर कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखे जाते हैं। वह उनके नाम के आधार पर ही कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो उदाहरण के माध्यम से हम इस पद्धति से कार्बनिक यौगिकों के नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं वो देखेंगे। उदाहरण से ही ये समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। यहाँ पर देखिए, इस टेबल के अंदर यहाँ पर ये सरल यौगिक लिखे हुए हैं। जैसे मेथेन है, सबसे पहला सरल यौगिक क्या है? मेथेन। अब ये जो सरल यौगिक हैं, इन सरल यौगिक से ही व्युत्पन्न यौगिक बनाएंगे और इस व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक का जो नाम है वो इस सरल यौगिक के नाम के आधार पर ही रखा जाएगा। इस पद्धति को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न पद्धति। अब किस प्रकार सरल यौगिक से व्युत्पन्न यौगिक बनेगा और उसका व्युत्पन्न नाम कैसे होगा वो देखते हैं हम। तो सबसे पहला है CH4, जिसको क्या कहते हैं हम? मेथेन कहते हैं। तो मेथेन से एक व्युत्पन्न यौगिक कैसे बनेगा देखते हैं हम। जैसा ये है CH4, ये मेथेन है। इस मेथेन से 3 हाइड्रोजन, इस मेथेन के जो 4 हाइड्रोजन हैं, तो इन 4 हाइड्रोजनों में हम क्या करेंगे कि इसके जो 3 हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन जो हैं उसकी जगह पर मेथिल समूह को जोड़ दिया हमने। ये मेथिल समूह कहलाते हैं CH3, CH3 और CH3। ठीक है, तो ये जो हमारा ये वाला भाग था वो तो क्या था? CH4 का ही हिस्सा है ये, जिसको हमने क्या कहा था? मेथेन कहा था। तो ये तो हमारा मूल, ये जो हमारा क्या है? मूल सरल यौगिक। और इस मूल सरल यौगिक से हमने इसके हाइड्रोजन की जगह पर क्या जोड़ दिए? 3 क्या जोड़ दिए? मेथिल समूह जोड़ दिए हमने। 3 ये मेथिल समूह जो जोड़े हैं हमने। तो अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर हमने जोड़े हैं 3 मेथिल समूह जोड़े हैं। तो 3 के लिए जो शब्द आता है वो है ट्राई। 3 के लिए क्या शब्द आएगा? ट्राई। और ट्राई 3 क्या जुड़े हुए हैं? मेथिल जुड़े हुए हैं। तो 3 मेथिल जुड़े हुए हैं, इसलिए मेथिल लिखेंगे। ट्राई मेथिल। ट्राई मेथिल। और फिर हमारा जो मूल सरल यौगिक है, ये हमारा मूल सरल यौगिक है, वो क्या है? मेथेन है। तो उसके बाद हम लिखेंगे मेथेन। तो ये हमारा जो पूरा नाम हो गया इसका, पूरा जो व्युत्पन्न यौगिक का जो नाम हो गया वो क्या हुआ? ट्राई मेथिल मेथेन। ठीक है, ये जो था हमारा CH4 वो तो हमारा सरल यौगिक था। इस सरल यौगिक से जो व्युत्पन्न यौगिक बना, ये व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक बना, तो इसका व्युत्पन्न नाम क्या हुआ? ट्राई मेथिल मेथेन। ठीक है, तो ये कहलाती है व्युत्पन्न पद्धति। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं इस पद्धति का। देखिए, यहाँ पर सारणी में भी ये जो उदाहरण अभी हमने पढ़ा वही उदाहरण है। यहाँ पर CH4 जो मेथेन है
उसका ये व्युत्पन्न यौगिक बनाया और उसका नाम क्या हो गया, ट्राइमेथिल मेथेन। अगला उदाहरण है कार्बिनोल। अगला उदाहरण है कार्बिनोल। तो कार्बिनोल किस जो सरल यौगिक है वो क्या है, उसका सूत्र क्या है, CH3OH। ये सरल यौगिक है और इस सरल यौगिक से हम ये 3 प्रकार के यहाँ पर उदाहरण बताए गए हैं इसके व्युत्पन्न यौगिकों के, और उनके नाम किस प्रकार लिखे हैं देखिए, ये इनके नाम लिखे हैं व्युत्पन्न यौगिक बनाकर। तो तीनों को हम एक एक करके देखेंगे कि कार्बिनोल से उनके व्युत्पन्न यौगिक कैसे बनाए और उनके नाम कैसे लिखे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कार्बिनोल को देखते हैं। अब देखिए कार्बिनोल का सूत्र क्या था, CH3OH, ये कार्बिनोल का सूत्र था। अब इस कार्बिनोल में CH3OH, तो ये जो 3 हाइड्रोजन हैं तो उनकी जगह पर एक हाइड्रोजन कम करेंगे हम, तो इसकी एक संयोजकता मुक्त हो जाएगी। और इस जो एक संयोजकता जो मुक्त है इसकी, वहाँ पर हमने जोड़ दिया CH3 मेथिल समूह जोड़ दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हुआ, ये तो हमारा मूल सरल यौगिक हुआ जिसका नाम क्या था, कार्बिनोल। और इस कार्बिनोल से हमारा ये जो था वो क्या बना, एक व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक बना। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, वो तो हमारे मूल सरल यौगिक का ही भाग है। इसको तो हम क्या कहेंगे, कार्बिनोल ही कहेंगे इसको हम। और इस कार्बिनोल सरल यौगिक से एक ये जो जुड़ा हुआ मैथिल समूह, ठीक है, तो अब इसका व्युत्पन्न नाम कैसे रखा जाएगा, ये क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेथिल। और जो सरल यौगिक है वो क्या है, कार्बिनोल, तो मेथिल कार्बिनोल, इसका क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनोल, इसका क्या होगा, व्युत्पन्न नाम होगा इसका। ठीक है, मेथिल कार्बिनोल इसका क्या होगा, व्युत्पन्न नाम। इसी कार्बिनोल का दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। समझ में आ गया ये CH3OH को हमने कार्बिनोल कहा था। यहाँ पर ये जो CH3 जो 3 हाइड्रोजन हैं उनमें से एक हाइड्रोजन की जगह पर हमने एक मेथिल समूह को जोड़ा, ये मेथिल समूह को जोड़ा, तो इस कार्बिनोल का व्युत्पन्न बन गया ये। और कार्बिनोल का व्युत्पन्न बनने के बाद हमने उसका व्युत्पन्न नाम लिखा, तो ये जो मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो मेथिल लिखा, और ये जो कार्बिनोल जो सरल यौगिक है वो तो वही रहेगा, कार्बिनोल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनोल। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, इसी का देखते हैं, कार्बिनोल का ही दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। देखिए कार्बिनोल में अगर हम यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन हैं, ये आपको जो 3 हाइड्रोजन दिख रहे थे यहाँ पर, इन 3 हाइड्रोजन की जगह पर एक हाइड्रोजन को और कम करते हैं हम। एक हाइड्रोजन को कम करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। तो इसकी जगह पर एक और समूह जोड़ेंगे हम, और माना कि हमने जोड़ दिया एक और CH3 जोड़ दिया, एक और CH3 जोड़ दिया, तो एक नया कार्बनिक व्युत्पन्न यौगिक बन गया ये हमारा। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए ये तो मूल यौगिक है हमारा सरल यौगिक, इसको तो जैसा है वैसा ही रहने देना है। इसका नाम कार्बिनोल है तो कार्बिनोल ही रहेगा। ये तो कार्बनिक यौगिक, ये सरल यौगिक कार्बिनोल है, कार्बिनोल ही रहेगा। परंतु अब कार्बिनोल से क्या जुड़ गया, कार्बिनोल से अब क्या जुड़ गया, देखिए ये हमारा एथिल कहते हैं इसको, CH2CH3 को क्या कहते हैं, एथिल। तो ये एथिल जुड़ गया, इसलिए इसका जो व्युत्पन्न नाम जो होगा इस कार्बनिक यौगिक का वो क्या होगा, एथिल कार्बिनोल।
एथिल कार्बिनोल। आ गया समझ में? इसका जो व्युत्पन्न नाम हुआ वो क्या हुआ? एथिल कार्बिनोल। ये मूल हमारा सरल यौगिक जो था वो तो कार्बिनोल है, और इस सरल यौगिक से जो व्युत्पन्न यौगिक बना उसको हमने नाम दिया एथिल कार्बिनोल। अब इस कार्बिनोल से एक और व्युत्पन्न यौगिक बना के देखते हैं हम, जो अपनी पुस्तक में भी दिया हुआ है उदाहरण, 3 उदाहरण दिए हुए इसके, तो देखते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए, माना कि हमने ये जो कार्बिनोल है CH3OH, तो ये जो CH3 है हमारा, ये वाला CH3 में जो 3 हाइड्रोजन है, उन 3 हाइड्रोजन की जगह पर हम 3 नए समूहों को जोड़ दें। 3 नए समूहों को जोड़ दें। ऊपर लिख रहा हूँ मैं थोड़ा। ये हमारा था CH3OH, ये हमारा कार्बिनोल था। तो इस कार्बिनोल में ये जो 3 हाइड्रोजन थे, उन हाइड्रोजनों की जगह पर हम 3 नए समूहों को जोड़ें। एक तो सबसे पहले ऊपर तो जोड़ेंगे एथिल समूह जोड़ देते हैं, CH2CH3। यहाँ पर हम जोड़ देते हैं एक मेथिल समूह को जोड़ देते हैं, CH3। और यहाँ पर हम जोड़ते हैं आइसो समूह को। आइसो मैंने अपन ने रूढ़ नाम जो पढ़े थे, रूढ़ पद्धति के जो नाम पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि ये जो मैंने लिखा है ये इस प्रकार का, ये आइसो समूह हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब हम। ये तो हमारा क्या हो गया? मूल यौगिक हो गया, सरल यौगिक, जिसका नाम क्या था? कार्बिनोल नाम था। तो ये तो कार्बिनोल ही है हमारा, ये तो हमारा कार्बिनोल है। परंतु इस कार्बिनोल से हमने 3 नए समूहों को जोड़ा और एक नया व्युत्पन्न यौगिक बनाया। देखिए कौन कौन से तीन समूहों को जोड़ा? एक तो एथिल को जोड़ा, मेथिल को जोड़ा, और ये पूरा जो समूह दिख रहा है आपको, ये है आइसो। ठीक है, तो कार्बिनोल से जो सरल यौगिक था कार्बिनोल, उससे 3 समूह और जुड़ गए। तो इसका कार्बनिक व्युत्पन्न नाम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले मेथिल जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है। फिर क्या जुड़ा हुआ है? एथिल। और क्या जुड़ा हुआ है? आइसो। आइसो क्या है? ये प्रोपिल है। 3 कार्बन है इसमें। इस आइसो में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल होगा। ये आइसो प्रोपिल। और ये क्या है? हमारा मूल सरल यौगिक क्या है? कार्बिनोल। तो ये क्या हो जाएगा? कार्बिनोल। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। ये इस व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक का नाम हो गया। ठीक है, तो ये हमने कार्बिनोल जो सरल यौगिक था, उस सरल यौगिक से 3 व्युत्पन्न यौगिक बनाकर उनके व्युत्पन्न नाम लिखना सीखा। अगला उदाहरण देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर इस सारणी में ये था, ये कार्बिनोल, और इसके ये तीनों उदाहरण अभी हमने पढ़े, मेथिल कार्बिनोल, एथिल कार्बिनोल और मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। आ गया समझ में? ये कार्बिनोल था और उसके 3 व्युत्पन्न यौगिक। अगला उदाहरण देखते हैं हम। CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ये सरल यौगिक माना है इसको, सरल यौगिक है ये, एसिटिक अम्ल। और यहाँ पर इसका देखिए, इसके जस्ट पास में ये इसका व्युत्पन्न यौगिक बनाया है, एक आइसोप्रोपिल को जोड़ दिया है यहाँ पर।
एक हाइड्रोजन को कम करके आइसो को जोड़ दिया है और इसका एक व्युत्पन्न यौगिक बनाया है। देखते हैं हम कैसे जोड़ा है इसको। ये है हमारा CH3COOH, ये तो है एसिटिक अम्ल। इसका नाम क्या है? सरल यौगिक है, एसिटिक अम्ल है ये। अब देखिए इसमें एक हाइड्रोजन को हम कम करेंगे, एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या जोड़ दिया? आइसोप्रोपिल समूह को जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या जोड़ दिया? आइसोप्रोपिल समूह को जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया? आइसोप्रोपिल समूह जुड़ गया। और ये वाला जो था वो तो मूल सरल यौगिक था, एसिटिक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम, सॉरी आईयूपीएसी नहीं, व्युत्पन्न पद्धति में नाम क्या होगा? आईयूपीएसी तो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो व्युत्पन्न पद्धति में इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल आ गया समझ में? ये हो गया इसका व्युत्पन्न पद्धति में नाम। देखिए ये CH3COOH, इसको हमने एसिटिक अम्ल लगाया था। ये इसका मूल यौगिक है, हमारा मूल सरल यौगिक ये जो है वही है। ये इसका हमने व्युत्पन्न बनाया और इसके एक हाइड्रोजन की जगह पर हमने आइसोप्रोपिल समूह को जोड़ा और एक नया व्युत्पन्न यौगिक बनाया। फिर उसका हमने व्युत्पन्न पद्धति में इसका नाम लिखा। तो ये हो गई व्युत्पन्न पद्धति, जिसमें सरल यौगिक को मूल आधार मानकर उनके आधार पर उसके जो व्युत्पन्न यौगिक हैं उनके नाम लिखते हैं हम इस पद्धति में। ये सारे उदाहरण लिखे हुए हैं, उनके व्युत्पन्न नाम भी लिखे हुए हैं और एक एक करके हमने समझ भी लिया है। बहुत ही आसान है व्युत्पन्न पद्धति, जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दूसरी पद्धति है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति, आईयूपीएसी पद्धति। इस पद्धति में से बोर्ड परीक्षा में आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए प्रश्न आते हैं और हर साल आता है ये प्रश्न, निश्चित रूप से आता है आईयूपीएसी नाम लिखने का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर का एक प्रश्न निश्चित आता है आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए। तो इसको आप ध्यान से समझिए और क्रमबद्ध रूप से इसको समझोगे आप तो ये निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा और आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम आसानी से लिख पाओगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। आईयूपीएसी पद्धति देखते हैं हम क्या होता है आईयूपीएसी पद्धति। देखिए ये जो पद्धति है वो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी रसायनज्ञ हैं उनका जो यूनियन है वो सभी मिलकर आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करते हैं। और इस पद्धति में सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, हम जानते हैं कार्बनिक यौगिक असंख्य हैं, तो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उन सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण इस पद्धति के अनुसार किया जा सकता है और सर्वत्र मान्य है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पर भी जाए हम, ये जो इन कार्बनिक यौगिकों के जो आईयूपीएसी नाम हैं वो सर्वत्र सभी जगह पर मान्य हैं। अब हम पढ़ते हैं आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं। देखिए आईयूपीएसी नाम किसी भी कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका आईयूपीएसी नाम लिखने का ये एक सूत्र मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम लिखते हैं प्रतिस्थापी का नाम, फिर लिखा जाता है पूर्वलग्न और उसके बाद लिखा जाता है अनुलग्न। अभी आपको पता नहीं है कि प्रतिस्थापी क्या होते हैं, पूर्वलग्न क्या होते हैं और अनुलग्न क्या होते हैं, तो हम इन्हीं के बारे में अभी पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, ये तीनों पढ़ने के बाद हम कार्बनिक यौगिकों के कुछ नाम लिखेंगे और उसके बाद पूरी तरह से ये सारा पढ़ लें
उसके बाद आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिख सकोगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, प्रतिस्थापी क्या होते हैं वो देखते हैं हम। तो सबसे पहला है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी क्या होता है, देखिए कि जो हमारी मुख्य श्रृंखला है उस मुख्य श्रृंखला के बाहर उपस्थित समूह को हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी। देखिए जैसे मैं आपको एक कार्बनिक यौगिक का नाम लिख के यहाँ पर बताता हूँ, जैसे ये है CH3 CH2 CH, और ये जो हमारी मुख्य श्रृंखला है उस मुख्य श्रृंखला के बाहर माना कि ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरो कहते हैं इसको हम, ये जुड़ा हुआ है क्लोरो, ये जुड़ा हुआ है। तो ये जो क्लोरो जो हमारा जुड़ा हुआ है, जो मुख्य श्रृंखला, ये तो हमारी क्या है, ये सीधी जो श्रृंखला है वो तो हमारी मुख्य श्रृंखला है। इस मुख्य श्रृंखला के बाहर क्या जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इस क्लोरीन को हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी कहेंगे हम। तो मुख्य श्रृंखला के बाहर जितने भी समूह जुड़े हुए हैं उन सभी समूहों को क्या कहा जाएगा, प्रतिस्थापी कहा जाएगा। आगे समझ में, चलिए देखते हैं प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी। अब आपको इन प्रतिस्थापियों को याद करना पड़ेगा, चाहे आप रटो, लिख के याद करो या कैसे भी याद करो, पर इनको याद करना है तो ही आप आगे कार्बनिक यौगिकों के नाम लिख पाओगे। देखिए अभी तक हमने पढ़ा था ये CH3 समूह को, जो तो हमने पढ़ा था, जिसको हम क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। इसकी एक संयोजकता मुक्त रहेगी। देखिए किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़ेगी, किसी श्रृंखला से, कोई ना कोई मुख्य श्रृंखला होगी उससे ये जुड़ा हुआ होगा। दूसरा क्या है, देखिए CH2 CH3, इसको हम क्या कहेंगे, एथिल समूह कहेंगे, ये एथिल है, ये प्रतिस्थापी। अगला क्या है, CH2 CH2 CH3, इसमें 3 कार्बन है इसलिए ये प्रोपिल कहलाएगा। अगला है CH, और इसकी जगह CH से 2 मेथिल जुड़े हुए हैं तो इसको हम कहेंगे ये आइसो समूह है। इसको हमने रूढ़ पद्धति में भी पढ़ा था, आइसो और नियो के बारे में हमने पढ़ा था। ये है आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल है ये हमारा। अगला है देखिए CH2 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 CH3, इसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटिल। क्योंकि ब्यूटिल इसलिए कहेंगे क्योंकि 4 कार्बन हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम किस प्रकार नाम लिखते हैं, तो ये ब्यूटिल कहलाएगा। ठीक है, ये अभी हमने सभी के नाम देखे, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल और ये है ब्यूटिल। ये सारे प्रतिस्थापी हैं और इनके नाम हमको इस प्रकार, ऐसे ही इनके नाम हमको याद करने हैं। आगे देखिए कुछ प्रतिस्थापी और भी हैं। अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, क्लोरो, Cl जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे क्लोरो। प्रतिस्थापी के रूप में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, Br ब्रोमीन, उसको कहेंगे ब्रोमो। अगर आयोडीन जुड़ा हुआ है तो आयोडो। फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे फ्लोरो। और अगर NO2 जुड़ा हुआ है उसको हम कहेंगे नाइट्रो। तो ये जो भी प्रतिस्थापी हैं वो उस मुख्य श्रृंखला से, उस मुख्य श्रृंखला के बाहर जुड़े हुए होंगे। और हमें ये जो नाम है, ये जो मैंने अभी लिखे हैं, ये इस तरह के नाम हमको याद करने हैं, क्योंकि जब IUPAC नाम लिखेंगे तो हमें इस प्रकार के नाम वहाँ पर लिखने होंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन का नाम या किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं उस समय जो प्रतिस्थापी हैं, तो प्रतिस्थापी क्या होते हैं और कौन कौन से प्रतिस्थापी हैं उनके बारे में अभी हमने पढ़ा।